शोधार्थियों, कविता रचना प्रक्रिया की श्रृंखला में आज ये चौथी कड़ी है। आज हम कविता में लय, तुक, ताल, संगीत, कविता का आंतरिक धुन क्या है जिसे इनर सेल्फ कहते हैं, इसमें शब्द चयन करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज फॉर्मेटिंग का ही दूसरा हिस्सा और लेक्चर सीरीज की ये चौथी कड़ी है, जिसमें हम कविता में कंटेम्प्ररी होना कितना ज़रूरी है, विषयों का, कविता कितनी समसामयिक हो, उसमें अलंकार साध्य बने या साधन, यानी कि पोएट्री इज प्रोसेस इटसेल्फ। पोएट्री अपनी प्रक्रिया में ही पूरी बात कर देती है, कविता अपनी प्रक्रिया में ही सुख दे देती है। कविता रचने का सुख उसकी रचने में ही है, यानी रचना का सुख उसकी प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। इस पर बात करूंगी। और कविता में संगीत की उपस्थिति कितनी जरूरी है, इस पर भी बात करूंगी। शोधार्थियों, प्रश्न उठता है कई बार कि कविता में शब्द चयन करते हुए क्या क्या सावधानियां हम बरतें, या उसकी लयात्मकता और तुकांतता कविता को कविता होने में यानी गद्यमयी होने से कैसे बचाती है, या कविता में समसामयिकता जरूरी है तो कितनी जरूरी है, अलंकारों और छंदों का या चित्रों और बिंबों का कितना महत्व है, क्या अलंकार, छंद, चित्र और बिंब कविता का साध्य है, मोटिव है, या कविता के लिए वो पाथेय बनते हैं, साधन बनते हैं। और कविता में संगीत की उपस्थिति अगर होती है तो कितनी और कहाँ तक। आज इस पर, इस लेक्चर व्याख्यान में, इस व्याख्यान कड़ी में इन सभी बातों पर आपसे चर्चा करूंगी। देखिए, कविता किसी कारखाने में तो तैयार होती नहीं, तो कविता प्रोडक्ट नहीं है निश्चित तौर पे। और नितांत समसामयिकता के साथ कविता की जो भाव संवेदन है उसको पूरी सच्चाई और पूरी ईमानदारी से भाषा में उतारना चाहिए। कविता को हम भाषा में जीते मरते हैं, ऐसे कहूँ तो कविता में शब्दों का चयन कितना ज़रूरी है, तो कविता को हम जीते हैं भाषा में, यानी एक एक शब्द में जीवन होता है, जीवन की दृष्टि होती है, जीवन का दर्शन होता है, फलसफा जिसे कहते हैं, जीवन का एक बड़ा खाका, कैनवास बनता है, जीवन का पूरा दृश्यांकन। भाषा को लेकर हमें इसलिए सचेत होना चाहिए कि कविता में कितना भोगा हुआ सच हमने पाया। हमने कौन? सहृदय समाज। सहृदय समाज को, पाठक समाज को, विद्यार्थी समुदाय को, शोधार्थियों को कविता में कवि का कितना भोगा हुआ सच दिखाई पड़ता है। कविता में भाषा को इस तरह बरतें। तो कविता की शब्दावली को लेकर बहुत सचेत रहना है। कविता में एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। कवि का भी, जो सुना रहा है और जो सुन रहा है, दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन। और सेतु क्या बनता है? भाषा। और भाषा को मैंने क्या कहा कि साधन भर नहीं है, कविता का जरूरी संसाधन है भाषा। तो शब्दावली में कंटेम्पररी मिजाज, जुनून, तेवर जिसे कहते हैं, उसका होना बहुत जरूरी है। कविता को अगर दूर तक साथ देना है, देर तक साथ निभाना है, तो उसमें समसामयिक दबाव, समसामयिक मिजाज होना जरूरी है, समसामयिक शब्दावली होनी जरूरी है। यानी जीवन के अनुभवों को बिना महसूसे अगर हम कविता लिखने की चेष्टा करते हैं। आगे की एक बहुचर्चित कविता है असाध्य वीणा, और मुक्तिबोध की भी एक कविता है अंधेरे में। एमए मास्टर्स के विद्यार्थी से पढ़ते हैं, इन दोनों कविताओं को पढ़ते हैं। दोनों ही लंबी कविता है। आगे जहां शोध धर्मी हैं, राहों के अन्वेषी कहते हैं,
एक राह पर चलते हैं। अज्ञेय की कविताएं प्रायः छोटी होती हैं, पर असाध्य वीणा लंबी कविता है, और इसी तरह मुक्तिबोध की एक लंबी कविता अंधेरे में है। और इन दोनों की तुलना मैं इसीलिए कर रही हूँ, मास्टर्स के विद्यार्थियों को भी काम आएगा, और जो कविता समझना चाहते हैं, कविता की रचना प्रक्रिया में मेरे साथ शामिल हैं, उन्हें भी ये उदाहरण बहुत सटीक समझ में आना चाहिए। तो ये दोनों ही लंबी कविताएं हैं, और दोनों का संघर्ष अलग अलग है। दोनों कवियों का जुनून और मिजाज तेवर अलग अलग है, इसे समझने की जरूरत है। दोनों ही बहुचर्चित कविता है। असाध्य वीणा बज उठती है बिना किसी कठिन परिश्रम के, क्योंकि उसे बजाने वाला कलावंत वीणा में कान सटाकर उसकी ध्वनि में अपने शब्दों को मिलाता है, और वीणा बज उठती है। अंधेरे में जो तहें हैं, तहों पर तहें हैं, फिर वही यात्रा सुदूर की, फिर वही खोज भरपूर की। अंधेरा, घना घुप अंधेरा है, तहें हैं अंधेरों की। तो उन अंधेरों की तहों में लगातार अपनी समस्याओं से जूझता हुआ जो वह है, मुक्तिबोध का वह, कविता में जो वह है, जो उस प्रोसेशन का हिस्सा नहीं है, उसका तार कभी नहीं बजता। जैसे कलावंत का तार, वीणा का तार बज जाता है, क्योंकि वो उसके कान से लगाए हुए अपनी धुन को उस धुन में मिलाता है, और वीणा बज जाती है। यहाँ जो मुक्तिबोध का वह है, वह अंधेरों की तहों में घुसता चला जाता है, पर वो प्रोसेशन का हिस्सा नहीं है। तो लगातार उन अंधेरों से संघर्ष कर रहा है, लगातार प्रयत्नशील है, जुझारू है, और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों से जूझते जूझते टूट रहा है। तो यही कारण है कि उसका टूटना, उसका अंधेरों की तहों को पार न कर पाना, लगातार जूझना, रोजमर्रा की जिंदगी से जूझना, जरूरतों से लड़ते लड़ते टूटना, यह सब उसकी स्थिरता को खंडित करती है, उसके स्थायित्व को खंडित करती है। इसलिए वह अपने आप को स्थिर नहीं कर पाता, और न ही वो वीणा तक पहुंच पाता है। दोनों कविताओं की बुनावट और बनावट, फॉर्मेटिंग और डिलीवरी यानी अभिव्यक्ति, दोनों में फर्क है। एक कविता निजी अनुभवों पर जी जा रही है, असाध्य वीणा, और दूसरी कविता सामाजिक परिदृश्य पर गढ़ी जा रही है, मुक्तिबोध का प्रोसेशन अंधेरे में वह। क्योंकि अंधेरे में जो वह है, वो हम में से हर कोई हो सकता है, वो कलावंत नहीं है। इस प्रोसेशन में हर कोई जो शामिल होना चाहता है, वो अंधेरे में का मुक्तिबोध का वह है। आप देखिए, दोनों कविताओं का महत्वपूर्ण बिंदु जो है, वो है डिलीवरी, वो है भाषा, वो है भाषा का तेवर, मिजाज। और मैंने कहा ना कि अज्ञेय का मिजाज जुनून अलग है, और मुक्तिबोध का मिजाज जुनून अलग है। दोनों की डिलीवरी भी अलग है, दोनों की कविता की फॉर्मेटिंग भी अलग है, तो डिलीवरी अलग होगी ही। तो वो अलग क्या करती है, वो महत्वपूर्ण बिंदु जो दोनों को अलग करती है, वो है भाषा। यानी कविता में भाषा सबसे जरूरी है, और शब्दों का संवेदना के स्तर पर एक स्थायी तालमेल बने, एक सही तालमेल बने। यानी शब्दों की धुन को पकड़ना है। शब्दों के मिजाज भी होते हैं, शब्दों का जुनून होता है, उस मिजाज, उस धुन, उस जुनून को पकड़ना है। धुन के भीतर भी जो शब्द है, उसका चयन करना है, और यह कविता में बहुत सजग और सचेत होकर करना है। साथियों, इसे इस तरह समझाती हूं कि कविता एक ईमानदार दायित्व बोध है। कविता रचना, कवि जितना मितभाषी होगा, उसका असर, उसकी कविता का असर उतना गहरा होगा। शब्द जितने कसे हुए हों, और जैसे लगे कि अगर ये जो कसे हुए शब्द हैं, इसमें से कोई भी एक शब्द इधर उधर कर दिया गया अगर फॉर्मेटिंग में, तो पूरी कविता भर कर गिर पड़ेगी। शब्द इतने कसे हुए हों, जो शब्द जहां के लिए माकूल है, जरूरी है, वो वहीं मुकम्मल है, उसका वहीं होना जरूरी है। इसे ऐसे समझें
कि शब्द में जितने अर्थों की अनुगूंज होगी, प्याज की परतों सी कविता खुले, अर्थों की अनुगूंज होगी, शब्द में जितनी तहें होंगी, कविता उतनी ही प्रभावशाली और असरदार होगी। पूरी शब्दावली से एक भी शब्द अगर आपने हटा लिया कहीं से तो कविता के मायने खो जाएंगे, कविता का भवन धराशायी हो जाएगा, कविता अपने मीनिंगफुल मोटिव तक, जिसे मैं बार बार सार्थक संदेश कहती हूँ, तक पहुंचने में कामयाब नहीं होगी। तो शब्द को इतनी सावधानी से बरतें, इतनी सावधानी से इस्तेमाल करें कि वो भाव की पूरक हो जाएं, वो चित्र बनाएं। कविता कहने सुनने नहीं, देखने की भी एक असरदार विधा बन जाए, कविता दिखाई दे। अब तक कविता सुनाई दे रही थी, अब वो आप चित्र, वो इमेज, वो बिंब इस तरह से बनाए कि कविता की जो अर्थ की तहें हैं वो आपको दिखाई दें और अर्थों की अनुगूंज पैदा करें। प्याज की परतों सी कविता हो, भाषा में बिंब हो, प्रतीक हो, छंद हो, अलंकार हो, या तीनों शब्द शक्तियां आप पढ़ते आए हैं मेरे साथ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सब हो, ठीक है, पर सार्थक शब्दावली वही होती है जो गागर में सागर भर दे। कवि शब्दों के साथ जितना कंजूसी बरते उसका असर उतना गहरा होगा, और वो ऐसे शब्द ढूंढ कर लाए, लक्षणा में हो, व्यंजना में हो, या गद्यमयी भाषा हो, जैसी रघुवीर सहाय की भाषा है, या गद्यमयी अभिधा में भाषा हो, लेकिन वो सदियों से छिपे हुए अर्थों को खोलने की ताकत रखे, कुवत रखे, तब तो वो शब्द है और उसमें अर्थ की अनुगूंज है। यानी शब्दों की पारस्परिकता बनी रहे। कविता रचते हुए ये तीन तरह की सावधानियां आपको जरूर बरतनी है। क्या कहती हूँ? पहली सावधानी कि आप उपयुक्त शब्दों का चयन करें। आपको शब्दों के चयन में ही तो सावधान होना है कि किस शब्द के कितने मायने होंगे, ये शब्द कितना अर्थ गांभीर्य लिए हुए है, ये कितना देर तक और दूर तक साथ देगा, ये अर्थों की कितनी अनुगूंज पैदा करेगा। तो पहली बात क्या? उपयुक्त शब्दों का चयन। और दूसरी बात, शब्दों का कसा हुआ समंजन, गठन, शब्दों को कसें, चुस्त रखें, उसमें एक भी फंदा ढीला ना हो। और तीसरी जरूरी बात, तीसरी जरूरी सावधानी कि भाव के अनुसार शब्दों का चयन करें और लय, तुक, ताल, इनका अनुशासन भी शब्दों के लिए जरूरी है। कविता में रिदम हो। मैं प्राय क्लासरूम में भी आपको बताती हूँ कि अतुकांत कविताएं जो हैं, जो छंद मुक्त कविताएं जो हैं, जो गद्यमयी कविताएं भी हैं, उनमें भी तुक, ताल पाया जाता है, जिसे मैं इनर सेल्फ कहती हूँ। आंतरिक धुन, आंतरिक लय कविता को कसा हुआ और तारतम्यता में बनाए रखता है। कविता की हर शिरा को, हर रेशे को बांधे रखता है, वो है इनर सेल्फ उसका। आप ये देखें, इन तीन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जो गद्यमयी कविता भी है, उसमें जो वैचारिकता है, जो स्पष्टता है, बोधगम्यता है और पारस्परिकता, किसका? जो सुना रहा है, जो कह रहा है और जो सुन रहे हैं, उन दोनों के बीच एक पारस्परिक तारतम्यता बनी रहे। सहृदय समाज के साथ वो साधारणीकरण और वो संवेदन जुड़ा रहे, बना रहे। क्योंकि कविता केवल नरेशन नहीं है, कविता केवल बतकही नहीं है, कविता में केवल संवाद या बयानबाजी नहीं है। कविता को जुलूस, नारे, पोस्टर, पैम्फलेट बनने से बचाइए। कविता बयानबाजी नहीं है, सपाट बयानी नहीं है कविता। कविता में संवाद है, लेकिन वो कैसा? एक तरफा न हो, उसमें श्रोता का और उसमें कवि का, दोनों का तारतम्य, दोनों का सामंजस्य और दोनों की व्यवस्था एक साथ बनी रहे।
इसीलिए इसे केवल नरेशन न कहें, बदकही नहीं है ये। कविता जितनी सघन, सूक्ष्म और मितभाषी होगी, उसका बीज उतना ही हमारी भावभूमि में फैलेगा। जैसे भूमि में जमीन में जड़ें गहरे फैलती हैं, विस्तार ले लेती हैं, ये एक ऐसी कविता भी जिसमें सघन होने की, सूक्ष्म और मितभाषी होने की ताकत है, सावधानी है, वो उतनी ही वटवृक्ष के रूप में, बड़े विशालकाय वृक्ष के रूप में, जिसकी फिर अनंत शाखाएं होंगी और वो बड़ा फलदार होगा, यानी सामाजिक मोटिव, सोशल मोटिव, उतनी ही वो अर्थ व्यंजनाएं लिए हुए होगी कविता, बड़े वटवृक्ष की तरह तैयार होगी। तो आप ये देखेंगे छंद मुक्त कविता हो या छंदबद्ध कविता हो, दोनों में नयापन लाना है, नई दृष्टि देनी है और मौलिकता बनाए रखना है। आपने अपने बीते हुए से अलग क्या कहा, नया क्या कहा। प्रेम एक शाश्वत विषय है, माँ शाश्वत विषय है, संबंधों पर, जीवन के तमाम फलसफों पर, जीवन के तमाम अंगों पर तमाम तरह की कविताएं रची जा रही हैं, लेकिन आपने अपने बीते हुए से, अपने गए हुए से, अपने पुराने से नया क्या कहा, ये बहुत जरूरी है उसी विषय पर। तो आपकी दृष्टि, नई दृष्टि, आपका नयापन, टटकापन और आपकी मौलिकता, यह आपकी पहचान बनेगी, याद रखिएगा। तो चाहे वो रघुवीर सहाय हैं, नागार्जुन हैं, शमशेर हैं, अज्ञेय हैं, त्रिलोचन हैं, कुंवर नारायण हैं, धूमिल हैं, केदारनाथ सिंह हैं, लंबी फेहरिस्त है। इन सब ने गद्यमयी कविताएं लिखी, अतुकांत कविताएं लिखी, छंदमुक्त कविताएं लिखी, लेकिन इन्होंने छंदों की लीक को छोड़ा, मोह को छोड़ा, एक लीक पर चलने का मोह, बने बनाए रास्ते पर चलने का मोह छोड़ दिया इन्होंने, नयापन लाने के लिए, नई दृष्टि लाने के लिए, मौलिकता भरने के लिए। तो आप देखें कि ये जो नयापन ला रहे हैं, कवि केवल वही नहीं देखता जो सामने दिखाई दे रहा है, वह अपनी सोच में, अपनी दृष्टि में, अपने विजन में केवल सोच में भी नहीं, वह क्या चाह रहा है, समाज को किस रूप में देखना चाह रहा है, संबंधों को किस रूप में देखना चाह रहा है, वो इन चैलेंजेस को किस रूप में देखना चाह रहा है, वो प्रॉब्लम एरियाज को किस तरह से देख रहा है, उन सारी सुधियों को, सारे अनुभवों को, सारी संवेदनाओं को एक गोताखोर की तरह कवि डूब जाता है, और डूब कर जो लाता है वो वही बीज है जो एक दिन वटवृक्ष बनेगा। और वो बीज कैसा है? जो सघन है। वो कैसा है? जो सूक्ष्म है। वो बीज कैसा है? मितभाषी है। और वो कैसे क्या फल लाएगा? नईपन का, नई दृष्टि का फल लाएगा। वो क्या फल लाएगा? वो एक नया नजरिया देगा समाज को और एक मौलिकता देगा, ओरिजिनलिटी जिसको आप कहते हैं। तो कभी चींटी की तरह बेलीक राहों को पकड़े, तो कभी मोती लाने वाले समुद्र के गोताखोर की तरह बन जाए, कभी मकड़ी की तरह ऐसे जाले बुने कलात्मक रूप से और अपने हुनर से समाज के ताने बाने को एक सुंदर रूप दे दे। असल में कवि समाज का बुनकर होता है, समाज बुन रहा होता है, वो सामाजिकों को बुन रहा होता है, उनके आपसी संबंधों को बुन रहा होता है, नीति नियम न्याय बुन रहा होता है। तो वो बुनकर है तत्कालीन समय और समाज का, वो बुनकर है राजनीतिक परिवेश का, वो बुनकर है आर्थिक संगतियों विसंगतियों का, वो बुनकर है सामाजिक परिवर्तनों का। देख रहे हैं आप एक लेखक का उत्तरदायित्व, एक लेखक का सामाजिक उत्तरदायित्व कितना बड़ा है। स्वांतः सुखाय नहीं है ये, आत्मसंतुष्टि और आत्मतृप्ति नहीं है ये, याद रखिएगा, क्योंकि वह तमाम बदलावों का साक्षी है, साक्षी है। तो वो साक्षी है, तो उसकी जो उसकी स्मृतियों में, उसकी सुधियों में, उसकी यादों में जितनी वेदना है, अन्याय को लेकर, अनीति को लेकर, समाज की बेडौलपन को लेकर, बेढंगेपन को लेकर, बदसूरती को लेकर, खंडमड गडमड को लेकर, उन सबका प्रतिरोध वो अपनी कविता में दर्ज कराता है। तो जो प्रतिरोध है
जो समर्पण है, जो प्रतिबद्धता है, इन्हीं सारे ज़रूरी टूल्स के ज़रिए, इन्हीं सारे ज़रूरी टूल्स के बलबूते एक अपराजेय जिसे कोई जीत नहीं सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता, और एक कालजयी कविता बनती है। आज के लिए इतना ही।